हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? ये है विक्ट्री वॉइसेस विद ब्रेनट्री इन्फोटेक का तीसरा एपिसोड। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कौन हूँ? जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट अनीशा शेख। आज ब्रेनट्री के इस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो में कुछ खास होने वाला है। और वो खास क्या है, आप कहेंगे। ऑफ कोर्स, थोड़ा पेशेंस रखिए, बताती हूँ। आज है ब्रेनट्री का 9th बर्थडे। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आज ब्रेनट्री का 9th बर्थडे है। और इस उपलक्ष्य में मैं आज आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रही हूँ, वो और कोई नहीं बल्कि ब्रेनट्री के कर्ता धर्ता, यहाँ के फाउंडर, यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर, आप सबके चहेते मिस्टर अरुण चौहान जी से। चलिए उनसे बात करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो अरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने टाइम निकाला और हमारे साथ बात करने के लिए आए। तो अरुण सर, आपको बहुत बहुत मुबारक। आज ब्रेनट्री का 9th बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे आपको ही। थैंक यू। तो अरुण सर, किस तरह से क्या डिसाइड हुआ था कि ब्रेनट्री बनाने के लिए आपको सोचना पड़ा? लेकिन उसको पूछने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि एक्चुअली में अरुण चौहान जी हैं कौन, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम, मैं बेसिकली माशू चौक से बिलोंग करता हूँ जी। और ये हमारा शिलाई विधानसभा का जो आपका पूरा ग्रामीण एरिया है, जी। ग्रामीण क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। और ओके। मेरी जो स्कूलिंग है वो 10th तक की सारी ग्रामीण क्षेत्र में ही हुई है। ओके। उसके बाद मैम मेरा जो आपका +1 2 है वो आपका बॉयज स्कूल से हुआ। कॉलेज अच्छा। आपका नाहन ही हुआ। ठीक ठीक। और फिर नाहन में ही हम मतलब 2008 के बाद हम लगातार तब से लेकर आज आप तक नाहन भी में हम ही? नाहन में ही। मतलब आपका बर्थ एरिया तो माशूची होगा, जो कि शिलाई में हाँ, कहीं पड़ता है। बिल्कुल। और स्कूलिंग भी आपकी 10th तक की वहीं पे हुई है एंड देन फाइनली आप नाहन में ही आ गए थे। हाँ मैम, आप मतलब ये मान सकते हैं कि वे जन्म भूमि हमारी माशू है, लेकिन जो कर्म कर्म भूमि भूमि है आपकी वो नाहन है। हमारी एग्जैक्टली नाहन एग्जैक्टली। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर, स्कूलिंग हो गई, कॉलेज हो गया। तो कॉलेज के बाद फिर आपने किस तरह से अपनी लाइफ को टर्न देने की कोशिश की? क्या कुछ किया आपने? देखो मैम, जब मेरी स्कूलिंग हुई और जी। कॉलेज हुआ तो उसके बाद सबसे पहले जो मेरी इच्छा थी वो आर्मी में जाने की थी। अच्छा। और मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर रहा हूँ। ओ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर रहने के बावजूद भी जो क्या है, मतलब ग्राउंड में कमी रह गई। अच्छा। और जिसके कारण हमें जो क्या ग्राउंड उसमें हम सफल नहीं हो पाए। तो उसके बाद जो क्या है, उसके बाद मेरे पास एक ही लक्ष्य था कि भाई मैंने इंडियन आर्मी में जाना है। इंडियन आर्मी के अलावा मैंने कुछ नहीं करना है। अच्छा, आप इंडियन आर्मी को सर्व करना बस सिर्फ चाहते थे? मतलब हम जो क्या है वो राष्ट्र की सेवा करना चाहते थे और आर्मी में जाना चाहते थे। आर्मी में जाना चाहते थे। बल्कि मैं 6 महीने आर्मी के साथ भी रहा। जब मैं एनसीसी में था तो मैं उस समय रहा। तो वहां जब हम सफल नहीं हुए तो उसके बाद फिर एक बार मैंने कुछ टाइम के लिए, साल भर के लिए मैंने कंपनी भी ज्वाइन की। अच्छा। रैनबक्सी में मैंने जॉब किया। अच्छा। और जब मैं वहां से वो सारी चीजें देख के, वो सारी चीजें अनुभव करके जब मैं वापसी आया तो फिर मैं दोबारा से जो क्या है शिक्षा के क्षेत्र में दोबारा आया और दोबारा से प्रिपरेशन करने हम बैठ गए। और मतलब कोचिंग हमने फिर अपना शुरू किया कि भाई हम किस तरीके से जो क्या है अपना गवर्नमेंट जॉब में आगे निकल तो मतलब सकते आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आर्मी अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो किस तरह की, मतलब जैसे सही बच्चों का एक पर्टिकुलर टारगेट होता है कि चलो आर्मी था आपका टारगेट, वो तो नहीं हो पाया किसी वजह से। फिर आपने कौन से पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी शुरू की थी? मैम, जब मैं आर्मी में नहीं हो पाया था तो मेनली हमारा जो फोकस था वो मेरा एसएससी था। अच्छा। और एसएससी में सीएचएसएल आता है और जिसको मैंने 3 बार क्रैक किया था। अच्छा, वो क्रैक भी कर चुके हैं? हाँ, क्रैक किया मैंने 3 बार। ठीक। लेकिन वही बात कि भाई जिस कारण करके हमने ब्रेनट्री को जो खोलना पड़ा, या ब्रेनट्री खोलने की जो वजह है सबसे बड़ी, उस समय हमने पाया कि भाई मैं 3 बार जो क्या टाइपिंग टेस्ट में बाहर हुआ। अच्छा, सीएचएसएल में भी कहीं ना कहीं उसमें भी जो आपका टाइपिंग रहता है, रिटर्न में मैं टॉप बहुत बार जो क्या 200 में से 150 ऐसे में ऐसे मैंने स्कोर किया। और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ वो आपका 100 मार्क्स वाला या 110 वाला, उनका भी सिलेक्शन हुआ। लेकिन उनको एक अवेयरनेस होती थी, उनको एक गाइडेंस होती थी कि भाई अगर आप रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हैं तो सफिशिएंट नहीं है, आपको रिटर्न के साथ जो क्या है आपको टाइपिंग का जो स्किल है वो भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम एज आगे हो गई थी तो हम जीडी के लिए तो एसएससी में भी अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो हमारे पास क्लेरिकली एक ऑप्शन बचा था, शौक आर्मी का ही था कि भाई चलो मान लो अगर मैं आपका इंडियन आर्मी में नहीं जा पा रहा हूं तो फिर एसएससी में जो क्या है एसएससी के माध्यम से हम कहीं ना कहीं जो क्या है वो सेवाएं दे पाए। तो इस तरह से आपकी लाइफ चल रही थी। आर्मी से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई, उधर से भी हुई। फिर आपने क्या, किस तरह से अपनी लाइफ को आगे रन किया? फिर आप नाहन में रह रहे थे उन दिनों पे भी? हाँ, उसके बाद मैं नाहन में रह रहा था। और नाहन में जब मैं रह रहा था तो उस समय मतलब बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी, वो सारी चीजें चली हुई थी साथ में। तो उन दोस्त दौरान क्या हुआ कि मुझे बीच में टीबी हो गया था। अच्छा। और क्योंकि वो
प्रेशर था, वो टेंशन थी कि भाई माता पिता खेती बाड़ी करते हैं और किस तरीके से हम अपने आप को चलाएंगे, कैसे हम आगे सर्व करेंगे। तो मुझे बीच में टीबी हो गया था, और जब टीबी हो गया था तो फिर जैसे आप सबको पता है कि भाई जो हिमाचल सरकार है या भारत सरकार है, तो इसका मतलब एक बार इकट्ठा लॉट सा निकलता है भर्ती का। अच्छा, हाँ बिल्कुल। उस समय पे बहुत सारी जो भर्तियां जब निकली तो उस समय मैं बेड पे था। और 6 महीने में, हाँ 6 महीने में जो क्या है अस्वस्थ रहा, बीमार रहा। और उससे पहले जो मेरी स्टडी का जो प्रिपरेशन था वो था कि 14 घंटे की सिटिंग तो मेरी पर डे की थी, पढ़ते ही पढ़ता था मैं। और सबसे बड़ी उसमें जो कंट्रीब्यूशन था मेरा, वो जो मेरे गुरु थे चमन सर थे, चमन पंडित जी, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। अच्छा, और जो उनकी लाइफ है, उनकी लाइफ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वेरी गुड, ठीक। तो वहां से हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे। फिर घर में था, तो जब घर में था तो सारी भर्तियां इस तरीके से ही मेरे सामने जो क्या है वो निकल रही थी और निकल गई थी। अच्छा। तो निकलने के बाद फिर जब मैं घर से वापिस आया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना कोई भर्ती थी। मतलब लाइफ में एक फुल स्टॉप सा लग गया था कि अब कुछ नहीं कर सकता। एक नियम ये मान लो टोटली फुल स्टॉप हो गया था कि भाई अब क्या करें। हाँ, अच्छा। तो फिर मैं घर से आया था और मैं पूरा प्लान करके आया था, और मैंने सर को बोला कि भाई मैं अब जो है मैं आपके साथ जो क्या है आपने मुझे सिखाया है और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अच्छा। तो सर ने बोला कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम, आप हमारे विद्यार्थी रहे हैं और आप। तो आपने वहां पर काम किया पढ़ाने का? बिल्कुल, मैंने वहां पे काम किया और सर के साथ मैं शुरुआत के 3 महीने मैंने मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग की मैं प्रैक्टिस करवाता था। अच्छा। और उसके बाद सर ने मुझे एसएससी का जो क्या वो बैच दे दिया था। अच्छा, तो आपको बीच में टोक के पूछती, मतलब आपको कहीं ना कहीं इन सब का पढ़ाने का भी शौक था शुरुआत से ही कि मुझे पढ़ाने का शौक है? बिल्कुल। अच्छा, तो शुरू से आपने मैथ्स रीजनिंग पे अपना फोकस रखा है? बिल्कुल, मैं मैथ्स रीजनिंग पे। ठीक। फिर क्या प्लान हुआ सर? सब लाइफ में इस तरह से आउटबैक सेटबैक्स लग रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां लगातार आपके साथ चल रही थी, एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे, अचानक से आपने सोच लिया कि मैं भी एकेडमी खोल दूंगा, या कुछ इसके पीछे कुछ एक टाइम था लगा आपको? इसके पीछे मैम क्या था कि भाई हमारे जो भाई साहब है जो को फाउंडर है, तो वो भी जो क्या अपना उन्होंने अकाउंट्स का काम सीखा हुआ था। अच्छा। और उन्हें भी सफलता नहीं मिल रही थी। अच्छा, परिवार में दोनों, परिवार में जो क्या दोनों भाई थे, हम दोनों भाई एक मतलब सेटबैक्स लग रहे थे, तो उन्हें भी सफलता नहीं मिल रही थी। तो फिर मैं टीच कर ही रहा था यहाँ पे। तो फिर हमने दोनों ने मिलके जो क्या है, फिर हमने एक देखा कि हम क्या चीज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, सबसे पहले हमने एक देखी कि क्या चीज कर सकते हैं, और फिर हमने हमारा जो है फ्रेंड सर्कल था, उन सर्कल्स में हमने बातचीत की। जैसे हमारे जो कुछ मित्र थे देहरादून में थे, या आपका सोलन में थे, या और जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो हिमाचल प्रदेश में थे, तो उनसे हमने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो क्या वहां से हमारे को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और वहां से हमारे पास एक आइडिया है कि भाई हम अपना जो क्या है शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आप बिजनेस के क्षेत्र में आ गए और आपको लगा कि मैं कोचिंग सेंटर खोलता हूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। हाँ। तो फाइनली कब डिसाइड हुआ और किस तरह से आपको सपोर्ट्स मिले आपके फैमिली से और घर से, किस तरह से आपने किया? जब सबसे पहले डिसाइड हुआ तो हमारा उस टाइम ही एक विजन था कि भाई हम एक सिरमौर को ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे कि भाई जिसमें विद्यार्थियों को हर तरह की सुविधा मिले। अच्छा। तो पहले हमने कोशिश की कि भाई हम चमन सर के साथ ही जो क्या है वो शुरू करें, ताकि उनके साथ हम कोचिंग का काम कर ही रहे थे, साथ में हम ट्यूशन का काम ऐड करना चाह रहे थे, और एक कंप्यूटर का जो क्या है काम साथ में उनके साथ ही खड़ा करना था। अच्छा, लेकिन हमें जो क्या एकोमोडेशन, इतनी बड़ी एकोमोडेशन हमारे को नहीं मिल रही थी। अच्छा। जिसमें हम तीनों चीजें, क्योंकि कोचिंग का काम सर के पास ऑलरेडी था और उसमें हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छे विद्यार्थी भी थे, तो हम जो क्या हम ऐसी बिल्डिंग हमें मिल ही नहीं रही थी। कम से कम हमने 3 महीने जो क्या है वेट किया ढूंढने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर सर को हमने बोला कि सर आप 3 महीने का क्या करें, कैसे करें। तो फिर सर ने बोला कि ऐसा है कि भाई आप अपना शुरू करो। जो सर ने आपको सर ने मुझे मोटिवेट किया। सर ने बोला कि आप अपना शुरू करो, आप ट्यूशन का काम और कंप्यूटर का काम शुरू करो, और कोचिंग में ऐसा करेंगे कि भाई जो आपकी छोटी जो आपके मतलब जो छोटे बैचेस होते हैं, जैसे मान लो आर्मी का हो गया, एसएससी का हो गया, क्योंकि सर जो क्या सर अपर वाले बैच को डिटेल बैच को ज्यादा पढ़ाते थे। अच्छा। तो सर ने बोला कि ऐसा करेंगे कि भाई आज जो छोटे बैच है वो आपने लेना, जो बड़े बैच है उसके लिए आपने डिटेल बैच के लिए जो क्या आपने मेरे पास जो क्या वो विद्यार्थियों को भेज देना। इस तरीके से हमने जो क्या है मैम अपना जो क्या है, फिर हमने दोनों भाइयों ने मिलकर जो क्या है अपने रिकमेंडेशन ढूंढी, और रिकमेंडेशन ढूंढ के फिर हमने शुरू किया। तो आपने जब प्लान किया था कि अकेडमी बनाऊंगा, तो ये डिसाइडेड था शुरू से कि नाहन में ही बनाऊंगा, या जहां मर्जी मिल जाए जगह वहीं बनाना था? नहीं मैम, देखो जब मैं साई एकेडमी में या सर के साथ जब मैं वहां पे पढ़ा रहा था, और जो मेरी स्कूलिंग जैसे +1 2 जो है वो नाहन से ही हुई थी, और
कॉलेज भी नाहन से ही हुआ था, और जो बड़े भाई साहब है उनका भी नाहन से ही हुआ था। अच्छा, गुड। वो भी बॉयज स्कूल में पढ़े, उसके बाद पीजी कॉलेज नाहन में पढ़े। तो नाहन में मतलब जैसे मैं आपको पहले ही बोला हुआ कि भाई जो अगर हमारी जन्मभूमि गांव है तो कर्म भूमि तो हमारी जो क्या है, जैसे आप सबको आज की डेट में चलो सबको ही पता है कि भाई कर्म भूमि हमारी नाहन ही है। तो मतलब नाहन से हमारा एक बहुत नाता बन गया था, जुड़ाव हो गया था, क्योंकि हमारा स्कूलिंग यहीं से हुई थी, कॉलेज यहीं से हुआ था। उसके बाद जो क्या है कि भाई आपका जो संघर्ष है वो भी यहीं चला हुआ था। बिल्कुल। ठीक है, तो सारी चीजें मतलब नाहन से जुड़ाव था, और एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रही है जी, बिल्कुल। तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो सभी मतलब जितने भी हमारे विद्यार्थी रहते हैं पूरे सिरमौर के, उनके लिए शिक्षा के लिए एक हब है ये। बिल्कुल इस करके हमने जो क्या है एक नाहन में ही इस चीज को शुरू करने का, आसानी से अप्रोच भी हो जाता है, बच्चे आसानी से यहाँ पे आके रह भी सकते हैं। तो किस तरह की मुश्किलें आपको उस समय पे जब आपने शुरू किया, और आपने बोला कि चमन सर से अलग होके हम लोग बना रहे थे, तो किस तरह की मुश्किलें आपको हैंडल करनी पड़ी थी शुरुआत में? क्या किस दिक्कतें आई थी? मैम दिखते तो जब आप किसी भी काम को शुरू करते हैं, नया काम होता है, तो दिखते तो ऑब्वियसली की वे होती है। लेकिन अगर आपके इरादे नेक है तो फिर वो सारी दिक्कतों को जो क्या आप धीरे धीरे करके जो क्या है वो सारी सॉल्व होती जाती है। और इस तरीके से हमने भी जब शुरू किया तो हमें पहले लगता था कि भाई हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, खेतीबाड़ी हमारे माता पिता का पेशा है, तो हम अपने पेशे को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्ट करने में वो डिफिकल्टियां थी। बिल्कुल। ठीक है, और बहुत सारे जो हमारे मित्र थे वो हमें सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये बोलते थे कि भाई ये क्या काम कर रहे हैं, डिमोरलाइज भी करते थे। ठीक है, तो ऐसा सब चीजें थी और होनी भी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, चैलेंजेस होने चाहिए। वो चैलेंजेस थे, उनको हमने एक्सेप्ट किया, और उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए जब हम आगे बढ़े तो हमें और आज हम यहाँ सफलताएं मिली, और आज हम यहाँ हैं। तो आज बड़ा मतलब चलो बड़ा नाम तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई 600 विद्यार्थी अरुण चौहान के एकेडमी से जो क्या है वो गवर्नमेंट जॉब में लग गया है। तो बाकी अगर मुझे कोई सेटिस्फेक्शन होती है तो मुझे लास्ट में एक सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई 1 तारीख को सबको मैसेज तो आता ही होगा कि भाई चलो कि अब जो क्या 1 तारीख को सब कुछ गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं, बड़े बढ़िया जो क्या सैलरी, और वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे होंगे सारे के सारे हमारे जो। तो ये सारी चीजें हैं। आपके जो कंपटीशन में आपके साथ जो कंपटीटर थे, जैसे और भी एकेडमीज होंगी नाहन में उस टाइम पे 2014 में, तो उनका क्या रिएक्शन था आपके लिए? मतलब उन्होंने आपको किस तरह से हैंडल किया था आप इस प्रेशर को? मैम जब हमने शुरू किया था तो उनको तो खैर जो तो पुरानी एकेडमी थी उनको लगा कि भाई ये तो नए लड़के हैं, और मैक्सिमम जो यहाँ पे एकेडमीज थी और सबका अपना अपना एक तरीका होता है। बिल्कुल। तो उनको भी यही लगा था कि भाई ये अपनी एकेडमी शायद एकेडमी खोल रहे हैं और अपनी तैयारी के लिए खोल रहे हैं कि भाई नौकरी में लग जाएंगे तो उसके बाद बंद करके चले जाएंगे। तो उन्होंने किसी ने किसी तरीके से लिया होगा, किसी ने किसी तरीके से लिया होगा। तो देखो हमने कभी किसी से कोई कंपटीशन रखा ही नहीं। अच्छा। हमारा सिंपल अपना जो लक्ष्य है उस पर हमने फोकस किया और अपने लक्ष्य पे हम काम करते गए। और आपका बेसिक मोटिव है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है और बस उनको जॉब में लगाना है। उनको जॉब में लगाना है। और जो मतलब हमारा सिरमौर का विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी जब उसके अंदर पोटेंशियल है तो उसको उसके पोटेंशियल से वो जहां तक जा सकता है उसे वहां तक पहुंचाना है। एग्जैक्टली। क्योंकि हमने जो कमियां देखी वो यही देखी कि भाई जैसे कि अगर किसी विद्यार्थी में एचएस बनने की कैपेसिटी है तो उसको जब मार्गदर्शन नहीं होता, जब उसे गाइडेंस नहीं होता, तो वो बेचारा कहीं ना कहीं क्लेरिकल की जॉब पे वो सेटिस्फाई कर रहा है, कहीं ना कहीं वो पुलिस की जॉब पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब उन सभी चीजों के लिए जो क्या है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ब्रेन ट्री का जो ये निर्माण किया इस तरीके से। तो सर किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ब्रेन ट्री अपने बच्चों को? मैम ब्रेन ट्री शिक्षा के क्षेत्र में मतलब जो तो किताबी नॉलेज है वो तो सारी है ही है। जैसे किताबी नॉलेज में तो हमने आपको विदित है कि जो जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं उन सभी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन ब्रेन ट्री इन्फोटेक करवाता है। अगर हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बोले तो कंप्यूटर के जो जितने भी आपकी सर्टिफिकेशन है वो सारी सर्टिफिकेशन ब्रेन ट्री इन्फोटेक कराता है। उसके साथ ही हमारे पास जो लाइब्रेरी है, अगर मैं बात करूं सिरमौर में अगर प्राइवेट लाइब्रेरी का कंसेप्ट भी किसी ने अगर लाया है तो सबसे पहले जो क्या वो ब्रेन ट्री इन्फोटेक में लाया है। वो चाहे नाहन में प्राइवेट लाइब्रेरी हो, वो चाहे आपकी पोंटा में हो, तो ये कंसेप्ट ब्रेन ट्री इन्फोटेक ने लाया हुआ है। और इसी कंसेप्ट के साथ जो क्या है हम लोग आगे बढ़ते गए। तो मतलब लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी है और आपका साथ में आपका जो ट्यूशन है, ट्यूशन की फैसिलिटी भी है। मतलब ब्रेन ट्री कोचिंग भी देता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी अग्रसर है और साथ साथ ट्यूशन भी है। और लाइब्रेरी तो आपने अभी बोला हमने शुरू ट्यूशन में भी मैम हमारा जो मेनली फोकस रहता है वो आपका कोचिंग पे रहता है। जैसे मान लो कोई आपका
नवोदय स्कूल में जाना चाहता है, कोई आरआईएमसी में जाना चाहता है, कोई आपका सैनिक स्कूल में जाना चाहता है, उनकी कोचिंग प्रोवाइड होती है। तो उसकी जो कोचिंग है उस पर हम मेनली फोकस करते हैं और बच्चों को जो क्या है वहां पहुंचाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, बल्कि मुझे आज सुबह भी एक पेरेंट्स का फोन आया कि सर है नेक्स्ट मंथ शायद जो क्या है आपका नवोदय स्कूल का बच्चे का पेपर है कि सर है मेरे बच्चे को किस तरीके से आप टिप्स देंगे कि भाई उसका जो क्या है सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल। तो सर बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो कैसे ट्रैक की जाती है ब्रेनट्री के अंदर कि बच्चा कहाँ तक पहुंच गया है, आज हमारे पास आया 2 महीने बाद वो किस तरह पे स्टैंड करा, तो किस तरह से जज किया जाता है बच्चे को इस तरह? मैम जज करने के लिए सबसे पहले तो जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम बच्चे की पहले काउंसलिंग करते हैं। अच्छा जी। और काउंसलिंग करने के बाद जब उसका हम है जो शिक्षण है वो आपका शुरू करवाते हैं कि भाई अब किस तरीके की आपकी स्टडी हमारे पास होगी। स्टडी में आप हमारे पास जो क्या है मॉक टेस्ट रहते हैं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अच्छा मान लो जितने भी विषय की वो कोचिंग ले रहा है उन सभी विषय का जो क्या है अगर मान लो टॉपिक खत्म हुआ तो साथ साथ जो क्या आपका टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट होगा। अच्छा। और उन टेस्ट के हिसाब से जब हम एनालिसिस करते हैं कि भाई मैथ्स में कितना स्कोर कर रहा है, इंग्लिश में कितना कर रहा है, हिंदी में कितना कर रहा है, तो वहां से एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद विद्यार्थी में जो कमी होती है उसको पर्सनली भी अपने जो क्या केबिन में मैं बुला के उससे डिस्कस करता हूँ कि भाई आप इस तरह से जो क्या इन कमियों को दूर करें, इस तरह से आप मेहनत करें। और अगर कोई विद्यार्थी जो क्या बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं तो उन पेरेंट्स से भी हम वो जो क्या है उनकी जो ट्रैक है वो साझा करते हैं कि भाई किस तरीके से आपके बच्चे को हम आगे कर सकते हैं। और उनसे भी हम डिस्कशन करते हैं कि भाई आप भी इस बच्चे को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ठीक। तो इतने सब कामकाज के बीच में आपकी पर्सनल लाइफ कितना इफेक्ट करती है, मतलब किस तरह मैनेज करते हैं आप अपने फैमिली को और कोचिंग को और अपने इतने सारा काम एक्सपेंड कर रखा उन सब, हाउ यू मैनेज ऑल दैट? मैम अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात बोलूँ तो देखो मेरे को पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक है, मेरे को किसी को गाइड करने का बहुत ज्यादा शौक है। तो जो तो परिवार है, परिवार में अगर तो मैं माता पिता की बात करूं तो उन्होंने तो सिर्फ मुझे जो क्या है पैदा किया और पैदा करके उन्होंने मुझे पढ़ा दिया। उन्होंने कहा जाओ देश सेवा करो और अब आप हमारे पास मत। मतलब कभी कभी मुझे ऐसा भी फील होता है कि भाई माता पिता को मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है माता पिता को, क्योंकि आप समय दे नहीं पाते और हम समय नहीं दे पाते। एग्जैक्टली। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई घर में बहुत जो इम्पोर्टेंट कोई फंक्शन आ जाता है लेकिन फिर भी हम नहीं जा पाते क्योंकि हमें वो फुली अगर इधर कोई कभी ऐसा बैच बैठा होता है कि भाई सामने एग्जाम होता है और उस एग्जाम के लिए हम दिन रात लगे हुए होते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई चलो अब जो बीड़ा ली है, जो हमारा ध्येय है, और हमारे माता पिता भी शायद गौरवान्वित होते होंगे जब उन्हें जो क्या बच्चों के पेरेंट्स के फोन आते होंगे कि भाई हमने जो अपना आपके बेटे की वजह से जो क्या है वो हमारा बेटा सक्सेसफुल हुआ है। तो जो तो व्यक्तिगत लाइफ है उसमें तो कहीं ना कहीं रहता ही है और फैमिली को भी समय कम रहता है, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि सिरमौर ही मेरी फैमिली है। अच्छा, तो मतलब आप पूरे सिरमौर को ही मैं अपना फैमिली मानता हूँ और मैं समय दे रहा हूँ पूरे। लेकिन आप अपनी पर्सनल फैमिली को थोड़ा सा पर्सनल फैमिली के लिए थोड़ा सा क्या समय कम है इसके लिए पा रहे हैं। अच्छा सर, एक क्या लगता है एक बच्चे को कोचिंग लेने के लिए, जब वो आता है आपके पास कोचिंग लेने के लिए, तो किस तरीके से आप उसको टैकल करते हैं? कोई बहुत ही बच्चे एवरेज होते हैं, कोई बहुत ही बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो इंटेलिजेंट बच्चा कर लेगा ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक एवरेज बच्चे के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि मैं इसको ऐसे पढ़ाऊंगा और ये करूंगा और वो इस तरह से मैनेज करूंगा? मैम देखो, इंटेलिजेंट बच्चा या एवरेज बच्चा जो कोचिंग का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मैं सबको सामान्य मानता हूँ लगभग। मतलब 19-20 का फर्क रहता है, वो होती है बातचीत, लेकिन मैं सामान्य मानता हूँ। सामान्य में क्यों मानता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र से विद्यार्थी आया होता है उसका अगर कहीं ना कहीं अगर मैथ साइंस में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है या इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो उसका हिंदी और जीएस अच्छा होता है। अच्छा। और अगर यहाँ का बच्चा लोकल शहर का बच्चा मैं देखूँ तो उसका अगर हिंदी इंग्लिश अच्छा तो कहीं ना कहीं वो जीएस और जो आपका हिंदी का सेक्शन है उसमें वो वीक रहता है, कमी रहता है। तो जो सब्जेक्ट, ये चारों सब्जेक्ट मेनली जो रहते हैं तो ये बराबर रहते हैं मैक्सिमम एग्जामों में, तो बराबर रहते हैं। तो अब मान लो कि अगर किसी का एडवांटेज है तो दूसरे का डिसएडवांटेज, तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि भाई किसी भी विद्यार्थी को ये चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि भाई मैं ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ के आया हूँ या फिर मैं जो क्या है शहरी क्षेत्र से पढ़ के आया हूँ। और जितने भी एग्जाम है अगर आप ध्येय लेके आए कि मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, तो ठीक है, तो मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि जीरो से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब विद्यार्थी के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई कोई सा भी क्वेश्चन है, कोई सी भी बुक है, कोई सा भी सब्जेक्ट है कि इसमें ये
कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। बिल्कुल। तो अगर उसके माइंड में ये क्वेश्चन है और वो ये क्वेश्चन करता जाएगा और प्रैक्टिस करता जाएगा तो उसके सारे जो डाउट्स है, जो उसकी कमियां रही होगी, वो सारी दूर हो जाएगी और उसको सफलता 100% मिल जाएगी। तो कितना समय में एक पर्टिकुलर, जैसे मैथ्स की बात कर लेते हैं, तो मैथ्स का सिलेबस जो भी रहता है आपका, वो कितने समय में, कितने मतलब महीने में हम पूरा कर लेते हैं? देखो जो तो पूरा करने का अगर मैं विषय करूं तो पूरा तो आपका 3 मंथ में भी हो जाता है। अच्छा। 6 मंथ में भी हो जाता है, 1 ईयर में भी हो जाता है। ठीक है, अच्छे से करना है, और बहुत अच्छे से करना है। तो देखो ये सारी बातें जो है ये आपका मैम रहता है कि भाई किस तरह की एग्जाम की प्रिपरेशन, किस तरह का कोर्स चल रहा है। क्योंकि किसी कोर्स में जो क्या है सिलेबस आपका शॉर्ट होगा, किसी में लॉन्ग होगा, किसी में मीडियम होगा। तो ये सारे जो विषय है, ये सारे विषय तो आपका जो क्या है आपका कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और मेनली मैं सभी विद्यार्थियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ ब्रेन ट्री की ओर से कि भाई अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारी चीजों को छोड़कर आप जो क्या है अपने जीवन को पूरा प्रिपरेशन की ओर ले जाए। आप ये ना देखें कि भाई मेरे को जो क्या 6 महीने हो गए, मेरे को 9 महीने हो गए, मेरे को साल हो गए। मैंने ऐसे भी विद्यार्थी देखे जिनको जिन्होंने 2 साल के बाद सिलेक्शन दिया, जिन्होंने 3 साल के बाद सिलेक्शन दिया। ठीक है नहीं, बस जिससे अच्छा हमारा विद्यार्थी सोचता है कि भाई मैं जो क्या साल भर में मैंने बहुत पढ़ लिया शायद। तो अगर उनको ऐसा महसूस होता है तो मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसा आपने महसूस नहीं करना है। देखो असफलताएं जब है वो आती है और जो उनका जो मनोबल है, जब वो लाइब्रेरी में बैठते होंगे और पढ़ते होंगे, पढ़ते पढ़ते उनको लगता भी होगा कि भाई अब जो क्या है बहुत पढ़ लिया मैंने। ठीक है, मुझे नहीं पढ़ना है। तो नॉर्मल, इसमें नॉर्मल चीजें वो चलती रहेगी कि भाई बहुत बार आपको लगेगा कि भाई बहुत पढ़ लिया। ठीक है, पर देखो अगर आपको ऐसा मान लो महीने में 1 बार आ रहा है या सप्ताह में 1 बार आ रहा है कि भाई बहुत पढ़ लिया, तो ये चीजें अप एंड डाउन सी चलती रहेगी, लेकिन आपको निरंतर चलते रहना है। जैसे आप चलते रहे, आपने सफलताओं को साइड पे रखा और आपने कहा कि ठीक है ऐसे नहीं तो ऐसे सही, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए तो मैं देने का काम करूंगा, सरकारी नौकरी मैं खुद नहीं कर पाऊंगा। तो सर, तो कोचिंग में बच्चों को क्या कुछ मिलता है, स्ट्रेटेजीज कैसी रहती है, वो तो हम डिस्कस कर लिए। जिस लाइफ है अप्स एंड डाउन से आपने कहा, तो कभी ऐसा हुआ कि कोचिंग के क्षेत्र में 2014 से आप काम कर रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ कि आज तो बहुत ही भरमार है, बच्चे काफी सारे हैं और आज आप बिल्कुल डाउन चल रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका मनोबल आप कैसे मैनेज करते हो कि चलो कोई बात नहीं, और अब नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे मैनेज करूंगा, या क्या प्लान्स होते हैं आपके उन दौरान बच्चों के लिए? देखो मैम, जब आप बिजनेस के क्षेत्र में आए हैं तो बिजनेस के क्षेत्र में क्या होता है कि भैया आपको हर दिन तैयार रहना है। हाँ, एब्सोल्युटली, मतलब आपको हर दिन तैयार रहना और हर दिन आपने सीखना है। बिल्कुल। तो अगर कोई भी बाधाएं आती है तो आप उससे सीखें, आप उससे सीख ले। और हाँ, डर के पीछे क्यों हटना है, कुछ है ही नहीं। डर के आगे जीत। मतलब वही है कि भाई जो भी आपके सामने टास्क आ रहा है उस टास्क को आप कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, उस और आप ध्यान दो। आप असफलता, ये सारी चीजें जो क्या ये मायने नहीं करती है, और ब्रेन ट्री को तो मायने करती नहीं है। ठीक है नहीं, तो ब्रेन ट्री तो अपनी इसमें जो क्या है वो अपनी मस्त चाल से चला हुआ है और चलता जाएगा। अभी शुरुआत की है और अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो जो क्या है तो बिल्कुल कुछ शानदार करेंगे। बिल्कुल। तो अभी तक तो जैसे ब्रेन ट्री इन्फोटेक में ऑफलाइन क्लासेस होती थी, लेकिन देश में आ रहा है, टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं, लोग बहुत बातें करते हैं कि फोन पे AI वगैरह चीजें आ गई हैं, तो क्या ब्रेन ट्री में किसी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी करता है प्रोवाइड, की बस ऑफलाइन क्लासेस ही चलती हैं यहाँ पर? मैं ब्रेन ट्री इन्फोटेक जो क्या है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल रेडी है। और अभी जब रेडी हुआ है कि पहले से पहले से ही रेडी है। जब जैसे आपने बोला कि भाई जब ऐसा समय आता है तो आप सबको पता है कि कोविड का समय आया था। बिल्कुल। और कोविड का समय जो आया था, कोविड के समय में हमने जो क्या है, तो कोविड के समय में भी मैंने जो क्या है किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा, ऊना, मैंने हिमाचल के मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट का विद्यार्थी जो क्या है हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाया है। जिसमें बल्कि एक आधे में तो आप भी हमारे साथ सहयोगी थे और आपने भी जो क्या है उसमें पढ़ाया है। बिल्कुल सर, ये मेरा सौभाग्य रहा, मैं आपके साथ थी। मतलब कहने के ये कि ब्रेन ट्री ऑफलाइन तो है ही है 2014 से, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं, आप प्रोवाइड करते हैं। और इवन दो कोविड जब सब पूरा देश शांत था तब भी आप चुप नहीं थे, तब भी आप लगे हुए थे कि नहीं मुझे तो पढ़ाना है, मुझे तो पढ़ाना है। तो सर किस तरह से देखते हैं, आज 2014 में आपने शुरू किया था, आज 2024, 9 साल का समय पूरा हुआ, जहाँ थे आज कहाँ हैं, ये जो जर्नी आपने हमने डिस्कस कर रहे हैं आज, तो कितने चेंजेस देखे हैं आपने तब से लेकर आज तक, किस तरह से आपने सब कुछ मैनेज किया है लाइफ में, देखा है इस चीज को, ब्रेन ट्री को? देखो मैम, चेंजेस तो हर समय आते रहते हैं और हर समय आते हैं, नियम परिवर्तन नियम है। और हम बढ़ते गए आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते हमने बस वही सीखा कि भाई अगर हमने एक चीज कर ली तो हम उसके बाद शांत नहीं बैठे हैं। अच्छा, आपने
आगे बढ़ाने को, अपडेट मतलब आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब आप आगे बढ़ते रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और मेरा एक अनुभव, मतलब जो मेरा अनुभव है और जो मैं सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि भाई जितनी कम उम्र में मैं सारे अनुभव ले लूंगा उतना ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि जब शुरुआत में मेरे पास असफलताएं बहुत थी, तो लास्ट में मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, आपके पास जितनी भी असफलता है वो एक बार में दे दे, एक बार में दे दे, कि एक बार तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, पिछले जन्मों का जो क्या है, कुछ कर्मों के जो फल है, मैं कहा एक बार हिसाब किताब बराबर हो जाए। हाँ, जब बराबर हो जाएगा तो उसके बाद, जब बराबर होने के बाद, या प्लस ही होगा, प्लस ही होगा। हाँ, बस। तो ब्रेन ट्री हमेशा, मतलब चाहे कैसा ही भी समय आया, जब हम आगे बढ़ते गए और आज हम यहाँ पर है। आज हमारी नाहन में 3 ब्रांचें हैं। अच्छा, ठीक है। नाहन में भी जो क्या 3 ब्रांचें, हमारी पोंटा में हमारी ब्रांच है, शिलाई में हमारी ब्रांच है। तो मतलब आज हमें गर्व होता है। और है, जो हमारे मित्रगण मिलते हैं तो वो भी बोलते हैं कि भाई पूरा सिरमौर जो क्या है कि पूरे से घेर के रख दिया है। तो हमें वो खुशी होती है कि भाई, क्योंकि उन सभी सिरमौर के विद्यार्थियों का प्यार है, हमारी ब्रेन ट्री की जो टीम है उसका जो क्या है मेहनत है, और पूरी टीम के बदौलत जो क्या वो ब्रेन ट्री आज यहाँ पे पहुंचा है। मतलब 2014 के बाद जो एक छोटा सा आपने बीज बोया था, आज वो कहीं ना कहीं असल में पेड़ की तरह खड़ा होने दिखना शुरू हो चुका है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई पहला कदम जो था ना, बोलते ना, पहला कदम वो पड़ गया है, पड़ गया। हाँ, पहला कदम ये जो क्या है रखा है, लेकिन वो पहला कदम पड़ गया है। तो मतलब पहले कदम में 3 ब्रांचेस खुल गई हैं, नाहर में और पांडा और शिलाई की ब्रांचेस की भी बातें हो रही थी। तो बहुत अच्छे तरीके से सेटलमेंट हो गई है हर चीज की। अब नेक्स्ट क्या सोचा है आपने ब्रेन ट्री के लिए? अब मैं नेक्स्ट ब्रेन ट्री को एक लेवल पे तो ले आया हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो रहे हैं, कोचिंग चल रही है। अब नेक्स्ट क्या सोचते हैं कि क्या हो कि ब्रेन ट्री और कुछ तरक्की करे? मैम देखो, जो हमारा जो और अगला जो टारगेट है, अगला टारगेट हमारा है कि भाई एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अच्छा, कि भाई हम किस तरीके से जो क्या है जल्दी से जल्दी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। और जैसे हमने क्रिएट किया भी है, लेकिन हम उसको प्रॉपर डिजिटल बोर्ड पे। अच्छा, मतलब ऑनलाइन तो ऑलरेडी है आपके पास, ऑनलाइन तो ऑलरेडी, लेकिन आप क्लासरूम डिजिटल बनाना चाहते हैं। हाँ, क्लासरूम डिजिटल बनाना चाहता हूँ मैं। और जो क्या है, जो विद्यार्थी नाहन नहीं आ सकते, एकेडमी नहीं आ सकता, मैंने बहुत सारी ऐसी हमारी जो क्या है बहनें देखी कि भाई जिनकी क्या, जो मतलब मैरिड होने के बाद छोटे बच्चे हैं, वो एकेडमी नहीं आ सकते, लेकिन घर में जो क्या है वो घर बैठे जो क्या 2 घंटे 3 घंटे वो घर बैठे वो निकाल सकते हैं। ठीक है। तो उनके लिए जो मैं जब सोचता हूँ, उनके लिए जब मैं चिंता करता हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि भाई हमें जल्दी से जल्दी जो क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या करना चाहिए, और ब्रेन ट्री उस पर काम कर रहा है। बाकी जो आपका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ब्रेन ट्री इन्फोटेक अभी सिरमौर में काम कर रहा है। अगर भगवान ने चाहा तो हो सकता है कि भाई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी बिल्कुल आपके लिए यही हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपकी बात पूरी हो जाए। तो सर, आप बीइंग एमडी क्या सोचते हैं कि सबसे जो एक अच्छा अनुभव है आपका ब्रेन ट्री को लेकर, वो क्या है? आप क्या समझते हैं, अगर साझा करना चाहेंगे आप तो? देखो मैम, सबसे जो मेरा जो मेन, अगर मैं आपको बोलूं कि अनुभव की अगर मैं बात करूं, तो अनुभव तो मेरा यही है कि भाई किसी भी व्यक्ति को ना अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। एग्जैक्टली, सब में कोई ना कोई कैलिबर जरूर है, सब में कैलिबर है। और उसके अंदर जो कैलिबर है ना, और जो करना चाहता है उसमें कूद जाना चाहिए। बस मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि भाई, बोलते हैं ना कि पीछे का रास्ता नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, अगर आपने स्कोप रखा ना पीछे, मुड़ के नहीं देखना। अगर आप स्कोप रखेंगे ना, तो स्कोप के कारण क्या होगा कि भाई आपको लगा कि यार चलो स्कोप तो है, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि भाई व्यक्ति के पास स्कोप ही नहीं होना चाहिए, मतलब दरवाजा बंद करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के मुड़ना ही नहीं है। तो मेरा यही अनुभव है कि भाई जो चीज आप करते हैं ना, उसको इतनी शिद्दत के साथ करिए कि भाई पीछे मुड़ने का तो सवाल ही नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है। परिणाम चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जिस मर्जी से लड़ना पड़े, जैसी मर्जी स्थिति से लड़ना पड़े, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो क्या है, आपको अपने लक्ष्य पे फोकस रहना है, अडिग रहना है, और निरंतर आगे बढ़ते रहना है, चाहे जैसी मर्जी सफलता है, जो मर्जी आए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात थी। तो बीइंग एमडी आपकी और क्या रिस्पांसिबिलिटी है ब्रेन ट्री के अंदर? सिर्फ आप मैनेजमेंट ही संभालते हैं या आप अभी पढ़ाने के क्षेत्र में अग्रसर हैं? नहीं मैम, मैं मैनेजमेंट के साथ साथ जो क्या है मेरा पढ़ाने में, वो तो आपका मेन था। बिल्कुल, पढ़ाने का मुझे बहुत शौक है। और शायद महीने में मेरे जो 4 दिन है जी, सप्ताह का मेरा एक दिन ऐसा रहता है जिसमें मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ। अच्छा। सिर्फ मैं उनको उनके जीवन के बारे में नहीं, संडे के अलावा जो 6 डे जो हमारे जो वर्किंग है, उसमें मैं एक दिन जो क्या है उनको कि भाई
जो आपका किताबी शिक्षा है ये तो है ही है जरूरी, लेकिन इसके अलावा असली जीवन, क्योंकि जो हमारा जो इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नहीं बताई जाती है। बिल्कुल, ये तो है। और जब हम आगे जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे को वहां फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उन सभी चीजों के बारे में मैं स्पेशली बच्चों को अवगत कराता हूँ, मोटिवेट कराता हूँ। और अगर कोई बच्चा डिमोटिवेट हो उसको पर्सनली भी मैं केबिन में जबरदस्ती बुला लेता हूँ कि बता क्या दिक्कत है तेरे को, ठीक है, और फिर मैं उसको जो क्या है बूस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं इसके लिए क्या टॉनिक दे सकता हूँ, ठीक है, जिससे बिल्कुल ये एकदम से जो क्या है बिल्कुल चार्ज हो जाए और बिल्कुल और पढ़ाई पे लग जाए। तो मतलब आपका पर्सनल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा जी। तो सर आज तक ब्रेन ट्री इतने समय हमारा बीत गया, 9 साल हो चुके हैं, तो ब्रेन ट्री ने कितने बच्चों को अभी तक सफल कर दिया है? मैं ब्रेन ट्री से जो है मेरा जो तो आपका गवर्नमेंट जॉब का है वो आपका लगभग जो क्या 600 बच्चा हमारे पास है गवर्नमेंट जॉब में चला गया है। और 400 के लगभग हमारा जो विद्यार्थी है जिन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे साथ जो जुड़े हैं उन्होंने जो क्या है वो जॉब ले ली है। चाहे उन्होंने हमारे पास टेली का कोर्स किया, टेली के बाद अकाउंट्स की फील्ड में जो क्या है आपका प्राइवेट कंपनियों में गए, या किसी ने पीजीडीसीए किया, किसी ने डीसीए किया। तो मतलब कहीं ना कहीं जो क्या इस तरह से 300-400 बच्चा हमारे पास से प्राइवेट सेक्टर में भी जो क्या है मतलब कहीं ना कहीं हजार बच्चों की संख्या को मतलब एक सेटिस्फैक्टरी नंबर है आपके पास देने के लिए कि इतना समय हुआ है तो मैं बिल्कुल कम नहीं रहा, मैंने दिया है लोगों को, समाज को मैंने काफी कुछ उपकरण जो आपने लिया था कि बच्चों को मैं नौकरी दूंगा वो आपने निभाया है वो उपकरण। सर अकेडमी खोलने के लिए क्या किसी तरह का कोई लाइसेंस लेना पड़ता है या फिर जो चाहे अकेडमी जहाँ चाहे खोल सकता है, ऐसा होता है? देखो मैम, अकेडमी के लिए अगर आपने प्रॉपर तरीके से करना है तो लाइसेंसिंग बहुत जरूरी है। अच्छा। और जब लाइसेंसिंग की बात, जब हमने ब्रेन ट्री इन्फोटेक को शुरू किया था तो हमने स्टार्टिंग में ही ब्रेन ट्री इन्फोटेक के नाम से ही हमने एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी। अच्छा, शुरुआत में हमने सोसाइटी बनाई थी जिसमें आपका हमने सारी लाइसेंसिंग, चाहे वो पुलिस वेरिफिकेशन हो, चाहे आपका जैसे मान लो हमने नाहर में खोला तो एमसी की हमारे पास जो क्या है परमिशंस थी कि भाई वहां पे जो आपका एमसी होती है जो वहां पे आप पास होता है चेयरमैन की भाई ये यहाँ पे कर सकते हैं वो सारी। और आपका एम्प्लॉयमेंट है, आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, मतलब हर तरीके से हमने जितने भी लाइसेंसिंग जो लगती है वो सारी लाइसेंसिंग ब्रेन ट्री इन्फोटेक के पास है। और उन लाइसेंसिंग के बदौलत ही ब्रेन ट्री के पास जो क्या है जो आपके साथ में अभी तक साझा कर रहा था कि भाई गवर्नमेंट के जो आपके सेंटर है नाहन पोटा और शिलाई वो उन लाइसेंस के कारण ही जो क्या हमारे पास वो ठीक सेंटर भी है। ठीक जी। तो सिर्फ अब बच्चों को आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कोचिंग लेने का मूड भी होता है लेकिन लेते नहीं है, वेट करते रहते हैं कि नोटिफिकेशन निकलेगी तो हम जाके कोचिंग लेंगे। तो उस तरह के बच्चे भी होते हैं ना हमारे पास, कई आते भी हैं, तो उन्हें कैसे हैंडल करते हैं आप जब आते हैं बच्चे आपके पास? मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ सिरमौर के विद्यार्थियों के लिए कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर आपके पास गुरु नहीं है ना तो ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि भाई आप बहुत क्रीम बच्चा हो, बहुत अच्छा बच्चा हो, आप सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी जो मैंने आपको बोला कि भाई आप बन एचएस सकते हैं लेकिन आप लास्ट में क्लर्क लग गए। एग्जैक्टली, ठीक है ना जी। तो मतलब मैं बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप किसी ना किसी गुरु से जो क्या शिक्षा ले लीजिए, ब्रेन ट्री से ले लीजिए, किसी और इंस्टीट्यूशन से ले लीजिए, और जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए जितने भी रिसोर्स आपको दिखते हैं उन रिसोर्स में देखो कि भाई कौन से बेटर रिसोर्स है, उन रिसोर्स से जो कि आपको पढ़ना चाहिए। नहीं, जैसे कोई बच्चे होते हैं ना कि हम लोग नोटिफिकेशन आने के बाद ही कोचिंग जाएंगे। पढ़ने का उनका मूड है, पढ़ना है हमने, लेकिन वो वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन निकले तो हम लोग एडमिशन लें तो हम कहीं जाएं। तो ऐसे बच्चे हमारे पास, आपके पास भी आते होंगे, आप उनको टैकल कैसे करते हैं कि भाई हाँ ठीक है तुम अभी ले लो एडमिशन, डू नॉट वेट फॉर नोटिफिकेशन, वो जब आएगी तब आएगी। तो इनको कैसे मैनेज करते हैं इन तरह के बच्चे? मैं इसमें मैं यही बोलता हूँ बच्चों को, मैक्सिमम विद्यार्थियों को मैं यही बोलता हूँ कि भाई अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको कम से कम जो क्या है 6 महीने साल की कोचिंग कम से कम चाहिए लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपका डिटेल सिलेबस आपका खत्म नहीं हुआ और उसके बाद आपकी 2 से 3 बार रिवीजन नहीं हुई तब तक रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। नो डाउट। ठीक है। और हिमाचल में तो आपको पता ही कि बेरोजगारी में बहुत ज्यादा बेरोजगारी, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो यहाँ पर तो मैं ये बोलता हूँ कि विद्यार्थी को इतना प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और जब उसका बार बार मन टूटेगा तो उसे उस समय अपना जो क्या है मन बढ़ाना पड़ेगा कि भाई नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे लगना है, मुझे जो क्या है पढ़ाई निरंतर करनी है। तो जब वो निरंतर लगा रहेगा तभी उसको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि आपको तो खैर ये सारी बातें जो क्या है कंफर्म भी है कि आपके साथ बहुत सारे जो कलीग्स हैं वो भी उन्होंने देखा कि इतने सालों का संघर्ष कर रहा है और तब जाकर के सफलता मिली है। हाँ, रिजल्ट काफी अच्छे रहे, शानदार रिजल्ट रहे। तो ये सारी चीजें
तो मैं विद्यार्थियों को यही बोलता हूँ कि भाई आप समय पे कोचिंग ले और बाद में पछतावा ना करें। हाँ, मैं एक एग्जांपल आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी पीछे क्या हुआ कि भाई पीजीटी हिंदी और मतलब मैक्सिमम पीजीटी के एग्जाम चले। हाँ, पीछे हो रहे थे, एग्जाम हो रहे थे तो फिर उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो कमांड बढ़ाई। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो बाकी जो सब्जेक्ट्स है, जो उसमें जो आपका पहला पेपर है उसमें 70% बच्चा जो क्या वो फेल हो गया। हाँ जी, हाँ जी, अपने सब्जेक्ट में वो पास हो गया तो उसमें फेल हो गए। तो मतलब कहीं ना कहीं अब वही बात आ गई कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। अगर किसी गुरु के पास उन्होंने जो क्या ज्ञान लिया होता या किसी से उन्होंने मार्गदर्शन लिया होता तो वो उनको प्रॉपर सिलेबस के बारे में बताएंगे कि भाई जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो प्री निकाल देते हैं, लेकिन उन्हें जो क्या अगर सही मार्गदर्शन नहीं होता तो मेंस का उनको पता ही नहीं कि मेंस की प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं इसमें। ठीक, तो सर अब नेक्स्ट क्या सोचा है ब्रेनट्री ने? इतना कुछ तो हो गया, कंप्यूटर भी ले लिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी तैयारी हो रही है, डिजिटल बनने की तैयारी भी हो रही है, कोचिंग चल रही है, ट्यूशन चल रही है, इसके अब और क्या नया करने वाला है ब्रेनट्री? मैम नया तो मैंने आपको अभी तो मैंने हाल फिलहाल यही बोला कि भाई ब्रेनट्री इन्फोटेक जो क्या है अभी प्लानिंग, क्योंकि सारी प्लानिंग में सारी प्लानिंग में आपसे शेयर नहीं कर सकता मैं अभी। ठीक है, और अगर भगवान ने चाहा तो आप अपने आप देखेंगे। अभी अगर मान लो अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है तो आप हेडक्वार्टर आपको बताइए, और भी बहुत सारे हेडक्वार्टर है। दिखाई देता है। मैंने आपको मैंने बात ये बता दी कि भाई ये हेडक्वार्टर है और भी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत सारे हेडक्वार्टर है। क्या पता हम कल दिन वहां भी बैठे पहुंच जाए। हाँ, वहां भी पहुंचे तो फ्यूचर में सिरमौर तो है ही, खुल गए ब्रांचेस, बट चांसेस है कि हिमाचल को कवर करते शायद हम लोग देश के और हिस्सों में भी अपने आप को फैलाने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगी कि ऐसा हो जाए, आप सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो अरुण सर, इतनी सारी बातें होगी तो अब आज जैसे बर्थडे है आज ब्रेनट्री का, तो क्या कुछ प्लान किया आपने, यानी सेलिब्रेशन कैसे होगी और क्या कुछ नया दे रहे हैं बच्चों को आप बर्थडे के दिन पे? मैम बर्थडे की जो सेलिब्रेशन है जैसे हम हर साल करते आए उस तरीके से ही हम इस साल भी मनाएंगे। अच्छा, मतलब ग्रैंड फंक्शन होने वाला है। उस समय हम उस तरीके से ही मनाएंगे। और जो विद्यार्थियों के लिए जो नया है वो यही है कि भाई जो ब्रेनट्री इन्फोटेक है वो आपका पहली बार जो क्या है इस बर्थडे के उपलक्ष्य में जो क्या नेट सेट का बैच है वो भी शुरू करने जा रहा है। ठीक है, एक नया बैच शुरू करने जा रहा है। बाकी ब्रेनट्री में आपका एसएससी का या पुलिस पटवारी के बैच ये ऑलरेडी चले हुए हैं। और इस बार हमने यही प्रण लिया कि भाई आपका जो हम टीजीटी, आपका जेबीटी, एलटी, टेट कमीशन है, इसके साथ साथ हम जो क्या है पीजीटी और नेट जेआरएफ का जो क्या है इसका नेट है, असेट है, इसकी आपका एनवीएस है, केबीएस है, इसका प्रिपरेशन भी अच्छा एक लार्जर लेवल पे आप धीरे-धीरे बढ़ शुरू कर रहे हैं। और नेक्स्ट मंथ से हमारा जो क्या है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई रेगुलर जो क्या है शाम के टाइम हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी बनना चाहेंगे वो हम शुरू कर देंगे। ये बढ़िया हो गया। आपने अभी भी कहा कि नेट सेट का हम बैच शुरू करने वाले हैं, मतलब ब्रेनट्री शुरू करने वाला है, तो वो कब तक शुरू हो जाएगा? माने मंडे या कौन सी डेट तक वो शुरू कर देंगे? मैम इस मंथ हम ये मंथ प्लानिंग करें और नेक्स्ट मंथ से हम जो क्या है श्योरली उसको शुरू कर देंगे। सर एक एंड करने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है। अक्सर अकेडमी में बच्चे इंक्वायरी करने आते हैं तो डेमो करके एक वर्ड बोलते हैं, आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि वो आते हैं इंक्वायरी करने के पहले ही उनका सवाल होता है कि डेमो क्लास मिलेगी क्या? तो डेमो क्लास जो ये वर्ड है इसके बारे में आप बच्चों को कुछ गाइड करोगे कि ये डेमो क्लास जो लेने आते हैं वो एक्चुअली उस तरह से उनको शायद मालूम भी नहीं है, बस बोल के देते हैं कि डेमो क्लास लेनी, तो उसके बारे में कुछ बच्चों को बताएं प्लीज। मैम देखो डेमो के बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एकेडमी में जाना चाहते हैं तो आप एक दिन में किसी को भी एनालिसिस नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आप अगर डेमो भी लगाना चाहते हैं, आप मान लो कि अगर कोई विद्यार्थी कम से कम 3 से 4 दिन जो क्या है आप डेमो लगाएं और 3-4 दिन डेमो लगाने के बाद फिर आप जो क्या है अगर आपको कहीं दिक्कत है वो डिस्कस करें। और डिस्कस क्योंकि हो सकता है कि भाई आप जिस बैच में बैठ गए या आप जहां बैठ रहे हैं या जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है आप उस तरह का ना चाहे किसी और तरह की चीजें चाह रहे होंगे तो वो आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। exactly, तो जो मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो उससे आपको डिस्कस करनी पड़ेगी कि भाई किस तरीके की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या उसकी जो डिमांड है वो कैसी है। बिल्कुल। उसका जो क्या है बेसिक कैसा है या उसका बेसिक बहुत अच्छा है, उसको किस तरह का उसको एडवांस चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो क्या है, बच्चा आता है बोलता है डेमो चाहिए, अब डेमो चाहिए, हाँ डेमो चाहिए, डेमो चाहिए तो चलो ठीक है डेमो ठीक है, लेकिन वो एक दिन में ही जो क्या है। और अगर उस विद्यार्थी से पूछते हैं कि भाई बेटा आपको कितना आता है तो बोलेगा सर मैं तो नील बटा सन्नाटा हूँ। ठीक है नहीं है, अब मैं नील बटा सन्नाटा हूँ और खुद वो एक दिन में अंडरस्टैंड नहीं कर सकता किसी को, जज करने बैठ रहा है।
तो मैं विद्यार्थी को भी, मैं देखो मैंने इतने साल पढ़ा दिया है, लेकिन मैं आज जब भी मैं क्लास में जाता हूँ तो मैं एज ए विद्यार्थी जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब उनको वहां पे अगर डेमो लगाने भी आ रहे हैं तो वो सीखने आए, ठीक है नहीं है। और अगर कहीं दिक्कत आती है तो चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो उन टीचरों से क्या डिस्कस करे, और डिस्कस करके जो क्या है वो सारे समाधान वो निकल जाएंगे और बहुत अच्छा जो क्या मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो ये होना चाहिए नहीं कि भाई एक दिन का डेमो तो मैं नहीं मानता कि भाई बिल्कुल से नहीं हो सकता। तो आप 3-4 दिन आराम से लगाए, 3-4 दिन में आपको पूरा माहौल पता चल जाएगा कि किस तरह का माहौल एकेडमी का, इंस्टीट्यूशन का, कैसा डिसिप्लिन है, कैसे टीचर है, ठीक है। क्योंकि एक दिन के डेमो के लिए मान लीजिए कि भाई 2 मेन फैकल्टी है, किसी कारणवश नहीं है उस दिन, छुट्टी पे, हाँ, या टेस्ट दे दिया, तो फिर वो फिर दिक्कतें बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो सर इतनी सारी एकेडमीज है नाहन शहर में ही, है ना, क्या बोलेंगे आप बच्चों को कि क्या वजह है कि वो ब्रेन ट्री को ही ज्वाइन करें? क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों ब्रेन ट्री ही आए? देखो मैं लास्ट बात है, ये अंतिम बात है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, बोलते कि भाई है, बोलते 100 सुनार की 1 लोहार की। बिल्कुल ठीक है, नहीं है? एग्जैक्टली। कोई भी विद्यार्थी है अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर रहा है तो जॉब पाने के लिए ज्वाइन कर रहा है, ये तो ऑब्वियसली, ठीक है ना। और जॉब पाने के लिए ज्वाइन कर रहा है तो आप पिछले प्रीवियस रिजल्ट सभी इंस्टीट्यूशन के उठाकर देखिए, ब्रेन ट्री के रिजल्ट उठाकर के देखिए, आपको अपने आप वहां पे रिजल्ट मिल जाएगा। मुझे मार्केटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप पिछले रिजल्ट उठाते जाइए, ठीक है, अपने बड़े भाइयों से पूछते जाइए कि आपने कहाँ से आप जॉब में लगे, ठीक है। आपको पता है भी हाल ही में आपका जो है डीसी ऑफिस है, यहाँ भी हमारा एक ही एग्जाम के अंदर भी जो क्या 5 विद्यार्थी जिनको, हाँ, उसके लिए भी बहुत मुबारक हो आपको। ब्रेन ट्री ने बहुत बड़ी ये सक्सेस पाई है विद रिसेंट पास्ट में, जिसमें इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे JOIT, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ आज हमारे अरुण सर। उम्मीद है आपको इनके साथ की गई बातचीत अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कुछ कमियां हैं, किससे क्या सवाल पूछना चाहते हैं, इसका भी वेलकम है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।